Right at point. So here we are continue our topic growth and development. So today our topic that is the principle of growth and development, which is a very important according to the रीड में जो फर्स्ट लेवल का जो एक टॉपिक्स है. सो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्रमिक विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंटली डेवलपमेंट. इसमें क्या जो तो 3 मेन पॉइंट जो अब हम यहाँ पर करेंगे, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसमें से काफ़ी बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. जो फर्स्ट है हमारे पास कि प्रत्येक प्रजाति, चाहे वो मनुष्य हो या पशु, ठीक है, विकास में सामान्य या विशिष्ट प्रतिमान यानी जनरल टू स्पेसिफिक पैटर्न का वो अनुसरण करती है. तो हम मनुष्य के मामले में देखें तो वो एक स्पेसिफिक पैटर्न को फॉलो करती है. जैसे कि जन्म के टाइम क्या होता है, अब जैसे आप देखो तो एक बच्चा जो है नॉर्मली सभी बच्चों में कहते हैं कि पहले वो पेट के बल धीरे धीरे चलना, पेट के बल आगे क्रॉलिंग करता है, फिर घुटनों के बल करता है, फिर धीरे धीरे चलना शुरू करता है. ये प्रोसेस का तो सभी में चलता है, ठीक है. नेक्स्ट वन हमारे पास जो है वो है कि शिरपुष्य दिशा, यानी या फिर इसको हम बोलते हैं मत्स्य कदोमुखी, यानी सिर से पैरों की ओर जो विकास जो होता है ना हमारा सिर से पैरों की ओर होता है, ठीक है. इसका अनुसरण किया जाता है, जिसका अर्थ है शरीर पर नियंत्रण और संचरण में सुधार. हम सिर से आरंभ करके धड़ और बाद में नीचे की ओर बढ़ते हैं. तो एक जनरल प्रोसेस है कि पहले जो बच्चे हैं पहले उसका सिर बढ़ते हैं, फिर धीरे धीरे उसकी बॉडी के बाकी पार्ट से बढ़ना शुरू हो जाते हैं, ठीक है. उसके बाद ये पूछा जाता है कि शिर पुष्प दिशा क्या होता है, इसका मतलब क्या है. तो आपको पता होना चाहिए सिर से लेकर धड़ की तरफ और नीचे वाले हिस्सों की तरफ का विकास होता है. इसी तरह से विकास का क्रम रीढ़ की हड्डी के अनुसरण, जिसको जो हमें प्रॉक्सिमोडिसल भी बोलते हैं. तो हिंदी में भी पूछा जा सकता है और इंग्लिश में भी. मेनली चांसेस है वो इंग्लिश में पूछते हैं, इसी चीज़ को वो हिंदी में डिफाइन कर देते हैं, ठीक है, जैसे यहाँ पर इस चीज़ को. तो इस बात का दोनों में आपको ध्यान पता होना चाहिए कि रीढ़ की हड्डी, अब देखो अब उन्होंने पूछ लिया कि प्रॉक्सिमोडिसल क्या होता है, तो हमें पता होना चाहिए रीढ़ की हड्डी का अनुसरण करते हैं कि रीढ़ की हड्डी से ऊपर और नीचे की तरफ ये बढ़ता है. और उसके बाद क्या होता है, इसका बाहरी विकास होता है. और नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है कि पहले मनुष्य की जो स्पाइनल कोड का विकास होता है, फिर बाहर की ओर का विकास बाकी होता है, ठीक है. ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक इसका जो पॉइंट है, जो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है वो है निरंतर विकास का सिद्धांत. ऑब्वियसली है कि विकास क्या है, निरंतर होता रहता है, रुकता तो नहीं है. चाहे आप लाइफ के चाहे जन्म से पहले जब बच्चा माँ के पेट में होता है वहाँ से लेकर अनटू डेथ तक वो क्या होता है, विकास चलता रहता है. हाँ, कभी तेज हो जाता है, कभी धीरे हो जाता है, ये प्रोसेसिंग उसमें चलती रहती है. तो यहाँ पर स्किनर ने क्या बोला कि विकास प्रतिक्रियाओं की निरंतरता का सिद्धांत केवल इस तथ्य पर बल देता है कि व्यक्ति में कोई आकस्मिक परिवर्तन नहीं होता. विकास एक गति से नहीं होता बल्कि अविराम गति से निरंतर चलता रहता है. विकास की गति कभी तेज तो कभी धीमी होती रहती है, ठीक है. अब इसमें क्या है, यहाँ पर क्या होगा कि विकास क्या है, अविराम गति से चलता रहता है. ओके, नेक्स्ट वन हमारे पास टॉपिक पॉइंट्स है वो क्या है, वंशानुकरण या वातावरण के अंतक्रिया का सिद्धांत. तो इसमें स्किनर ने क्या कहा कि वंशानुकरण उन सीमाओं को निश्चित करता है जिसके आगे बालक का विकास नहीं हो सकता. जो हमारा जो हेरिडिटी है, मतलब एक लिमिट तक ही विकास उसमें हो सकता है, ठीक है. इसी प्रकार यह प्रमाणित किया जा चुका है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में दूषित वातावरण गंभीर रोग, जन्मजात जो योग्यताओं का कुंठित और निर्भर बना सकता है. तो ओवरऑल कहने का मतलब क्या है कि हमारे आसपास का जो वातावरण है वो हमारे जो विकास को अब ऑटोमेटिकली वो इफेक्ट करता है. अगर हमें अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है, अच्छा खान पान है हमारे पास, तो उसमें क्या होगा कि ऑटोमेटिकली एक बच्चा हेल्थी होगा, उसका विकास अच्छे से, उसकी ग्रोथ अच्छे से होगी. हाँ, अगर उसके पेरेंट्स में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हैं या कई बार हेरिडिटी की प्रॉब्लम्स भी आ जाती है. विकास में हेरिडिटी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. इवन दैट एनवायरनमेंट दोनों के सेम रहता है. हेरिडिटी के बारे में हम आगे कंटिन्यू इसको नेक्स्ट टॉपिक में इसकी बात करेंगे. नेक्स्ट टॉपिक है विकास की गति में व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत. इसमें क्या होता है कि अब देखो नॉर्मली अगर एक सिंपल सी बात करें तो विभिन्नता, अब ये तो नहीं है कि अगर 2 बच्चों को आप सामने खड़ा करो, दोनों की सोच सेम होगी, दोनों का हर चीज़ को काम करने का तरीका अलग सेम होगा या दिखने में सेम होगा, उनके स्ट्रक्चर बिल्कुल अलग है. दोनों का विकास चाहे मानसिक हो, शारीरिक हो, किसी भी तरह का विकास हो, वो क्या होगा, अलग होगा.
सो इसमें क्या होता है, विकास भी होता है, हर व्यक्ति में अलग अलग डिफरेंट लेवल पे रहता है, सेम नहीं रहता। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास वृद्धि और विकास की गति की दर एक सी नहीं रहती। ऑटोमेटिक बिल्कुल सही है कि अगर हम वृद्धि और विकास की दोनों की दर अलग अलग रहती है। देखो, विकास की गति शैशवावस्था के शुरू के वर्षों में यह गति कुछ तीव्र थोड़ी सी हाई रहती है, लेकिन बाद के वर्षों में यह धीरे धीरे मंद हो जाती है। पुनः किशोरावस्था के प्रारंभ में इस गति में तेजी से वृद्धि होती है। जब किशोरावस्था में यानी उसके एडोलेसेंस में जाता है, फिर से एकदम से वो बढ़ता है। जैसे नॉर्मली हम बच्चे देखें, सो जब वो 9-10 में होते हैं, 8th to 10th लेवल तक जो होते हैं, क्लास होते हैं, तो बच्चों की ग्रोथ एकदम से होती है। ठीक है, परंतु यह अधिक समय तक नहीं बनी रहती। इस तरह उतार चढ़ाव आते रहते हैं और यह किसी भी अवस्था में यह एक जैसी नहीं रह पाती। हर अवस्था में यह अलग अलग रहती है, सेम कभी भी नहीं रहेगी विकास की दर जो है, चाहे वृद्धि की दर है। और उसके बाद है सामान्य प्रतिमान का सिद्धांत। इसमें क्या होता है, यूनिफॉर्म पैटर्न। इस सिद्धांत के अनुसार मानव जाति के शिशुओं के विकास का प्रतिमान एक ही है, अर्थात उनके विकास में किसी प्रकार का अंतर नहीं है। अब इसका मीनिंग देखो, इस चीज़ को समझते हैं। यहाँ पर जैसे हरलॉक ने क्या कहा कि हैज़ डिफाइंड दिस प्रिंसिपल इज द वे एवरेज स्पीसीज वेदर एनिमल और द ह्यूमन फॉलो अ पैटर्न ऑफ द डेवलपमेंट पेक्युलर टू द दैट स्पीसीज, कि हर एक फॉलो करता है। जैसे पीछे भी हमने बात की कि बच्चा पहले क्रॉलिंग करता है, पेट के बल, फिर घुटनों के बल, फिर चलता है, एक प्रोसेसिंग चलती है। तो वही बात यहाँ पर कही गई है कि जो समान प्रतिमानों का सिद्धांत है। नेक्स्ट है क्रमिक विकास का सिद्धांत, जो हम पहले ही इस चीज़ को पढ़ चुके हैं। परस्पर संबंध का सिद्धांत, इसमें क्या हुआ है, गैरिसन ने यहाँ पर डिफाइन किया और अन्य के अनुसार क्या कि शरीर संबंधी दृष्टिकोण व्यक्ति के विभिन्न अंगों के विकास में सामंजस्य और परस्पर संबंध पर बल देता है, कि उसमें कैसे जो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स कैसे आपस में उनमें कोरिलेशन रहता है, कैसे वो एक साथ काम कर पाते हैं। जैसे मान लो हमने कुछ लिखना है, लिखने के लिए हमारे पास हाथ, फिंगर्स और आइज, माइंड सारे को उसमें होना चाहिए प्रोसेस। ये तो नहीं हाथ चलाते रहो, हमारा माइंड कहीं और नहीं हो सकता। सो इसमें कोऑर्डिनेशन की बहुत ज़रूरत रहती है। नेक्स्ट वन है हमारे पास प्रिंसिपल ऑफ द जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स। तो जनरल टू स्पेसिफिक रिस्पॉन्स में क्या है कि बालक पहले सामान्य प्रतिमान करता है, बाद में विशिष्ट। तो नवजात शिशु पहले अपने पूरे शरीर का संचालन करता है, बाद में किसी विशेष अंग का। जैसे अभी हमने एग्जाम्पल दिया है कि पहले वो अपने हाथों से काम करेगा, नॉर्मली बच्चे हाथों को लाते हैं, फिर अपनी फिंगर से, फिर दोनों का काम करता है। तो ये क्या है, जनरल टू स्पेसिफिक, कि पहले उसने हाथों से काम करना सीखा, फिर फिंगर, फिर आई कॉन्टैक्ट, ये सारा मिलके क्या हुआ, जनरल टू एक स्पेसिफिक की तरफ चला गया। तो हरलॉक ने भी क्या कहा कि विकास की सब अवस्थाओं में बालक की प्रतिमाएं विशिष्ट बनने से पूरा सामान्य प्रकार की होती है। ऑब्वियसली है कि जब एक बच्चा, जब हम अपनी बात करें, जैसे हम कुछ सीखते हैं, पहले हम एक जनरल लेके चलते हैं, फिर एक हमारे पास एक स्पेसिफिक थिंग्स आ जाती है, उस चीज़ को हम यूँ सॉल्व करते हैं मिनटों में। ठीक है, सो ये इसमें रहता है। सो नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है, नेक्स्ट पॉइंट इसी में हमारे पास एक जो मेन बातें हम यहाँ पर बताना चाहेंगे। इसमें क्या है कि ग्रॉस मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल्स में होते हैं शारीरिक क्रियाएं, जैसे दौड़ना, कूदना, तैरना। फाइनल मोटर स्किल में क्या होते हैं कि आंखों और हाथों का तालमेल, जैसे लिखना, ड्राइंग करना, बुनना। ठीक है, सो अब अगर विकास करें तो क्या ग्रॉस मोटर स्किल से लेकर फाइन मोटर स्किल तक का होता है कि हमने दौड़ना कूदना सीखा और उसके साथ हमने तालमेल भी बिठा लिया। ठीक है, सो इसीलिए जो डेवलपमेंट का प्रोसेस क्या होता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स रहता है। भविष्यवाणी, भविष्यवाणी का सिद्धांत वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहाँ पर क्या रहता है कि अगर हम बात करते हैं कि किसी बच्चे की ग्रोथ अच्छी हो रही है, तो हम देख के बोल सकते हैं कि हाँ ये आगे बड़ा होकर इसका ऐसा बनेगा, इसकी हाइट ज़्यादा रहेगी। अगर किसी का मतलब उसकी दिमाग का देखते हैं, वो जल्दी जल्दी क्वेश्चंस पूछते हैं या जवाब जल्दी देता है, तो कहता है ये आगे चल के ये इंटेलिजेंट रहेगा। सो अभी इसमें जैसे एक एग्जांपल लिया हुआ है कि एक बालक की कलाई की हड्डी का एक्सरे लिया गया, उसके चित्र पर यह बता दिया गया कि उससे का आकार प्रकार आगे जाकर किस तरह का होगा। ऑटोमेटिकली कि हम किसी की बॉडी स्ट्रक्चर, छोटे बच्चे की हम बता सकते हैं कि आगे चलकर उसका क्या रहेगा, तो हम भविष्यवाणी कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द ल्यूस टर्मर ने क्या कहा, जो गिफ्टेड बच्चे हैं
उनके बारे में उन्होंने बोला कि अगर वो चलना शुरू करते हैं तो कैसे होंगे। अगर मान लो वो 13 मंथ में चलना शुरू करते हैं तो वो गिफ्टेड है, अगर 14 to 15 मंथ तक वो चलना शुरू कर दें तो वो एवरेज है, और अगर 22 मंथ्स तक वो चलना शुरू कर दें तो वो क्या होंगे, पिछड़े होंगे, बैकवर्ड होंगे। ठीक है। सो नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विकास लंबवृत्त सीधा न होकर वर्तुलाकार है। और देखो अभी अभी हमने पीछे भी बात की कि विकास कैसा था, एक जैसा नहीं रहता, कभी तेज, कभी कम, कभी तेज, कभी बहुत ज़्यादा कम, ठीक है, कभी बहुत ज़्यादा तेज, कभी नॉर्मल। तो ऑटोमेटिकली सीधी लाइन में वो रहेगा नहीं, वो स्पाइरल रहेगा। जैसे एक जो हम इसमें देखें कि बालक एक सी गति से सीधा चलकर विकास को प्राप्त नहीं करता, बल्कि बढ़ते हुए पीछे हटकर अपने विकास को परिपक्व और स्थायी बनाते हुए वर्तुलाकार आकृति की तरह आगे बढ़ता है, और इस किसी एक अवस्था में वह तेजी से आगे बढ़ता हुआ उसी गति से आगे नहीं जाता, बल्कि अपनी विकास की गति को धीमा करते हुए आगे के वर्षों में विश्राम लेता है। जैसे अगर हम इसको सिंपली इसको डिफाइन करना चाहें, अगर मैं डायग्राम से देखूँ, अगर हम इसका इस तरह से डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे यहाँ पर था, देखो इधर से क्या हुआ, हमारा जो विकास चल रहा था एकदम तेजी से गया, फिर विश्राम की अवस्था धीरे धीरे बैकवर्ड हो गया, यहाँ से क्या हुआ, पीछे होना शुरू हो गया। ये प्रोसेस ऐसे चलता रहता है। ठीक है। अभी नेक्स्ट हमारे पास है, जैसे हम इस डायग्राम से आपको क्लियरली बता दूं कि यहाँ पर क्या कि यह सब करने के पश्चात वह आगामी वर्षों के लिए फिर आगे कुछ बढ़ने की चेष्टा करता है। अगर ऐसे देखो व्यक्ति यहाँ से विकास शुरू करेगा, जैसे यहाँ पर वो शुरू कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा कि पहले इस प्रकार की पहले ऐसी गति कर रहा था यहाँ पर, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या हुआ, एकदम से पीछे की ओर गया, फिर विश्राम लिया, फिर एकदम से तेजी की तरफ बढ़ा। तो सीधी रेखा में न होकर वो क्या है, ऐसे स्पाइरल्स में चलता है। ठीक है। उसके बाद है प्रारंभिक वर्षों में तेज विकास का सिद्धांत। कि क्या होता है कि यहाँ पर एकदम से तेज, जैसे अगर हम ये टाइम पीरियड बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछा भी जाता है कि पहले 3 सालों में बच्चा तेज़ी से विकास करता है, फिर 3 से 6 साल में वो स्लो होता है, फिर 6 to 9 में वो एकदम फास्ट हो जाता है, 9 to 12 में टू फास्ट हो जाता है, और 12 to 15 में वेरी फास्ट टू सडन। जो अब हमने अभी बात पीछे की थी कि 8 to 10th क्लास तक के बच्चों में क्या होता है, वो एकदम से ग्रोथ करते हैं, फिर 15 to 18 में उनकी ग्रोथ क्या हो जाती है, स्लो हो जाती है। सो इस चीज़ का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। तो पेपर में काफ़ी बार पूछा जाता है। और नेक्स्ट क्या है कि जो प्रिंसिपल ऑफ द रिवर्सिबिलिटी। अब देखो विकास ऐसा तो नहीं है कि अगर हमारे जैसे हमारे शरीर आगे ग्रोथ होगी, हमारे हाथ बढ़ गए और एक टाइम आएगा ये हाथ छोटे होना शुरू हो जाएंगे, तो ये तो वही चलता, मतलब विकास कभी भी रिवर्स नहीं चलता, हमेशा आगे की तरफ ही बढ़ता रहता है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास विकास संचय, डेवलपमेंट ऑफ द कॉमुलेटिव। ये कॉमुलेटिव मतलब जोड़ना। अब हमने जो पीछे सीखा था वो आगे हमारे काम ही तो आ रहा है, ये तो नहीं है कि जो हमने पीछे सीखा वो भूल गए, आगे चलो भाई, पीछे सीखी हुई बातें आगे हमारे काम आती है, यही होता है विकास संचय। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास टॉप पॉइंट है परिपक्वता और सीखने के मध्य अंत क्रियाओं से विकास होता है, मैच्योरिटी। अब मैच्योरिटी होता क्या है कि जन्म समय व्यक्ति में मौजूदा योग्यताएं, गुण, विशेषताओं के विकास होने के कारण जीव में जो चेंजेस होते हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी आती है। जैसे हम कुछ सीखते हैं, उस चीज़ को सीखते चले जाओ तो हमारे अंदर उस चीज़ को करने में आसानी हो जाती है, हम उसको अच्छी तरह से समझ जाते हैं क्योंकि हम उसको सीख चुके हैं, मैच्योर हो चुके हैं उसमें। जैसे अगर नॉर्मली हम बात करें तो जैसे ये चीज़ है, एक बच्चा क्या करता है, क्रिपिंग करेगा, ठीक है, उसने क्रिपिंग की, फिर क्रॉलिंग कर रहा है, फिर वॉकिंग, रनिंग, तो ये क्या चल रहा है, प्रोसेसिंग चल रहा है। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास एकीकरण का सिद्धांत, तो प्रिंसिपल ऑफ द इंटीग्रेशन। इसमें हमारे पास क्या चलेगा, वही जो हमने हैंड का बात किया था कि एक साथ मिल के काम करना। इस शरीर के काफ़ी सारे अंग जो होते हैं एक साथ मिल के काम करते हैं। जैसे हमने लिखना है, लिखने के लिए हमें हैंड चाहिए, फिंगर चाहिए, हमारा आई कॉन्टैक्ट चाहिए। सो इसमें अगर एग्जांपल्स अगर हम लेके चले तो एग्जांपल में क्या है कि जैसे एक बालक है, पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ और उंगलियों को एक साथ चला रहा है, तो ये तो क्या हो रहा है, इंटीग्रेशन ही तो हो रहा है इनका। ठीक है। उसके बाद हमारे पास है कि एवरी चाइल्ड पासिस थ्रू द ईच स्टेज ऑफ द डेवलपमेंट।
हर स्टेज में से हम भी जाके हैं। ऐसा तो नहीं हुआ कि इन्फेंसी से हम सीधा कूद गए एडोलेसेंस में आ गए या सीधा ओल्ड एज में आ गए, ठीक है। सो क्या था, हम हर स्टेज से आ गए थे, पहले इन्फेंसी से, फिर चाइल्डहुड, फिर हम एडोलेसेंस, फिर अडल्टहुड, फिर ओल्ड एज। तो सभी प्रोसेस से हर एक बच्चा जो है आता है, उसमें से पार करके आता है। उसके बाद है प्रिंसिपल ऑफ द रिपीटिशन, पुनरावृत्ति कि विकास की पुनरावृत्ति होती रहती है, क्योंकि एक अवस्था की विशेषता दूसरी अवस्था में हमारे काम आती है। अब ये तो नहीं कि जो हमने जैसे हमने क्या किया, फॉर्मूला ले लो आप, जैसे मैथमेटिक के फॉर्मूलेज हैं जो आपने 9th में सीखे, ये तो नहीं है कि 10th में भूल जाओगे या काम नहीं आएंगे, आते हैं आगे हमारे जीवन में। ऐसे हम लाइफ में कुछ सीखते हैं तो आगे हमारे आने वाली लाइफ में भी वो काम आती है, जो हमने पीछे सीखा है वो भी हमारे आज काम आ रही है, ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है इसके। सो यहाँ पर नेक्स्ट वन हमारे पास है कि ईच स्टेज हैड इट्स ओन करैक्टरिस्टिक। जैसे इन्फेंसी है, ठीक है, इन्फेंसी का अपनी एक करैक्टरिस्टिक है, चाइल्डहुड की अपनी एक करैक्टरिस्टिक है, एडोलेसेंस की अपनी है, अडल्टहुड की एक अपनी करैक्टरिस्टिक है। तो हर स्टेज की अपनी अपनी एक क्या होती है, करैक्टरिस्टिक होती है। सो यहाँ पर हमारे पास जो प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यहाँ पर ख़त्म होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है टॉपिक्स ये, और आगे हम जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स और उससे रिलेटेड ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम आगे कंटिन्यूटी करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। सो होप सो गाइज आपको ये वीडियोस अच्छी लगी हो। सो प्लीज़ इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस वीडियो। Thank you so much guys for watching my channels.